मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब हमारे पास कुल मिला जुला के जो बचे दिन हैं, यानी कि हमारे जीवन का वो ये टर्निंग पॉइंट है, जिस टर्निंग पॉइंट पे आज हम लोग खड़े हैं, यानी 3 से 4 दिन और बचे हैं। यानी इस 3 से 4 दिन में हमको वो चीज रिवीजन कर लेना है, वह चीज पढ़ लेना है जो कि आने वाली लाइफ को पूरी तरीके से बदल देने वाली है। यानी कि अगर आपने यह परीक्षा को बीट किया तो जान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी वैकेंसियां आ रही है उसके लिए आप क्वालिफाई होंगे और उसके लिए आप एग्जाम आगे के लिए आप दे सकेंगे, वरना आप रेस से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिस रेस में आप शामिल हैं, उस रेस की बाधा को आपको पार करना पड़ेगा, उस रेस में आगे आपको जाना पड़ेगा। अगर आगे की लाइफ, आगे की जिंदगी अगर आपको एक अच्छे मोड़ पर ले जानी है तो ठीक है। तो इसी के क्रम को, इसी सिलसिला को, इसी मेहनत को जारी रखने के लिए आज थोड़ा सा अलग टॉपिक पे, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उस पे हमको चर्चा करना है। अनुच्छेद तो वैसे आप देख रहे हैं कि संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद पहले थे, अब 444 प्लस हो चुके हैं। तो सारे अनुच्छेद पर हमको चर्चा नहीं करना है, तो कहने वाला जो मुख्य आपके अनुच्छेद है उस पर ज्यादा चर्चा करना है कि जो विगत पेपर में पूछे गए हैं और जो आपके आने वाली परीक्षा में पूरी तरीके से संभावना है। समझ में आ रहा ना? तो आप ये देख रहे हैं जितना मैंने अनुच्छेद यहां लिखा है, इसके आगे और भी अनुच्छेद है जो इसी वीडियो में मुझे आगे बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना, यानी कि 30 से 40 अनुच्छेद आपके बारे में चर्चा करना है। अब पक्का देख लेना, यहां से आपको 1-2 अनुच्छेद यहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीजों पे डिस्कशन करेंगे और उस पे थोड़ा सा चर्चा भी करते चलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 1 की, ठीक है। तो अनुच्छेद हमारा 1 क्या कहता है? यह घोषणा करता है कि भारत, अनुच्छेद 1 हमारा जो कहता है वो भारत जो है राज्यों का एक क्या है? संघ है। जो भारत देश है वो राज्यों का क्या है? एक संघ है। ध्यान दीजिएगा, भारत जो देश है वो राज्यों का एक क्या है? संघ है, ठीक है। यही हमारा अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत देश में जो राज्यों का एक संघ है वो अनुच्छेद कौन कहता है? आपका 1 कहता है, ठीक है। तो भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। आगे चलेगा, आगे मैं यहां पे डायरेक्ट 52 पे आ गया। तो 52 पे इसलिए आ गया कि हमको आपको जो पढ़ने हैं, यानी कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये बात समझ आ रही है? यानी कि जो 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार हैं और जो आपके 36 से लेके आपके 51 तक वो आपके क्या? मूल कर्तव्य है। यानी कि हमको ये पढ़ने ही पढ़ना, इस पे एक भी अनुच्छेद उसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो उसके आगे जो भी अनुच्छेद होगा वो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 52 पे। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 52 हमारा क्या कहता है कि भारत का एक क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 53 क्या कहता है बताइएगा? अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो होगी राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि जो संघ की कार्यपालिका होगी, जो संघ की, यानी जो केंद्र की, संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र होता है। जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। यानी संघ की, ध्यान से सुनिएगा, संघ की कार्यपालिका, यानी संघ की कार्यपालिका निहित होगी, ठीक है, विद्यमान होगी, निहित होगी किसमें? राष्ट्रपति में। थोड़ा सा हम शॉर्ट में भी लिखते चलते, समझिएगा, मैं बता रहा हूं। ऐसे भी जो संघ की कार्यपालिका होती है वो निहित होगी किसमें? राष्ट्रपति पे। ये अनुच्छेद हमारा कौन सा कहता है? 53 कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 64 क्या कहता है? ध्यान देते हैं, 64 हमारा क्या कहता है? जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। यानी 64 हमारा क्या कहता है? जो उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का
सभापति होगा। ठीक है, देखिएगा जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का उपसभापति होगा। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का पदेन क्या होता है, यहां पे उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होता है, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, होगा। ठीक है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यह अनुच्छेद कौन कहता है, 64 कहता है। आगे चलते हैं, 72 जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में हजारों पेपर में ये पूछा गया है कि अनुच्छेद हमारा 72 क्या कहता है। यानी अनुच्छेद 72 ये कहता है राष्ट्रपति के पास जो शक्ति होती है क्षमादान, यानी क्षमादान करने की जो शक्ति होती है किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। क्षमादान करने की शक्ति, क्षमादान करने की शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। यह अनुच्छेद कौन सा कहता है, 72 में। इसके आगे और भी चलेंगे, राज्यपाल के पास शक्ति होती है क्षमादान करने की। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की यानी कि मृत्यु, अगर आपको फांसी पे किसी को फंदे पर चढ़ाया जा रहा है यानी कि फांसी की सजा अगर हुई है तो उसे क्षमा कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। यह पावर पूरे देश में यानी किसके पास होती है, वो राष्ट्रपति के पास होता है, जो क्या कर सकता है, अनुच्छेद 72 का सहारा लेकर वो क्षमादान कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास भी होता है, ऐसा पावर राज्यपाल के पास होता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या अप्लाई होती है, वो मृत्यु को क्या कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। वो मृत्यु की जो सजा होती है उसमें क्या कर सकता है, कमी कर सकता है। आगे बताएंगे, अभी आएगा, आगे चलते हैं। अनुच्छेद आपका 74, एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद क्या होता है आपका, एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा। ये कौन कहता है, एक मंत्री परिषद होगा, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति आगे 76, राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान देना 76 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि बताना भैया महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है भैया, राष्ट्रपति। यानी कि अनुच्छेद 76 ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 76 ये कहता है। तो आप लोग कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि महान्यायवादी क्या होता है। महान्यायवादी का मतलब ये होता है कि जो भारत देश में जो कानून को देखता है, पूरे भारत देश में जो कानून को देखता है उसे वो क्या कहलाता है, महान्यायवादी कहलाते हैं। और महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये तो पूरे केंद्र की बात आ गई। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि राज्य में जो अगर कानून देखता है उसे क्या कहते हैं, अगर राज्य में जो कानून देखता है उसे क्या कहते हैं, उसे महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, तो महाधिवक्ता राज्य का कानून देखता है, और जो केंद्र का कानून देखता है उसे क्या कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं। और राष्ट्रपति इसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है, आर्टिकल 76 का सहारा लेकर। ठीक है, ध्यान से सुनना, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 78 क्या कहता है, बताइए, अनुच्छेद 78 क्या कहता है। देखिएगा, अब मैं आपको यहां से अनुच्छेद 78 के बारे में विस्तारित रूप से समझा देता हूं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होगा वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होगा, यानी कि जितने भी कार्य होंगे मंत्री परिषद का, जितने भी कार्य होंगे वो किसके पास सूचना पहुंचाएगा, राष्ट्रपति के पास पहुंचाएगा। समझ में आ रहा, नहीं समझ, यानी प्रशासनिक हो या क्या हो, विधायी मामला हो, चाहे वो विधायी मामला हो या प्रशासनिक मामला हो, वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा कौन, प्रधानमंत्री। ये ध्यान देना। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होगा, तो यहां पे मैं ऐसे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, मैं बोल भी रहा हूं, आप लोग लिखते भी चलेगा। प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य होगा, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो या आपका विधायी मामला हो। विधायी मतलब कि आपका कानूनी मामला हो। ठीक है, तो वो किसके पास पहुंचाएगा, किसके पास पहुंचाएगा, वो राष्ट्रपति के पास पहुंचाएगा। प्रशासनिक क्यों, आपके विधायी मामला।
ठीक है, दिख रहा ना, तो नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका प्रधान का जो प्रधान हमने लिख दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री हो जाएगा यहाँ पे। प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होगा और प्रशासनिक हो या विधायी हो, किसके पास पहुंचाएगा? राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है, वह किसका कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद किसका सहारा लेता है? ये 78 का सहारा लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 86 क्या कहता है बताइएगा? राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का क्या होता है? अधिकार होता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद को, राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधन करने का अधिकार। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधन करने का जो अधिकार होता है वो किस आर्टिकल का सहारा लेता है? 86 का सहारा लेता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का या संदेश भेजने का, ऐसे भी कह सकते हैं, संबोधित करने का या संदेश भेजने का जो अधिकार होता है किसके पास होता है? 86 के बाद। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 108। अब देखिएगा 108 कैसे याद होगा? 108 ऐसे याद होगा कि 108 हम लोग गाड़ी बुलाते हैं, 108 गाड़ी बुलाते हैं ना, जब एक्सीडेंटल वगैरह केस वगैरह होता है तो भैया फोन मिला दो, 108 गाड़ी को बुला दो। ठीक है, चलिए 108 गाड़ी बुलाने का मतलब यहाँ बुलाने से संबंधित है, यानी कि 108 के तहत ये होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करता है? बैठक बुलाता है। ठीक है, ध्यान देना, 108 के तहत जो होता है वो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? बैठक बुलाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये नहीं समझ में आ रहे हैं बैठक का क्या मामला, ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति बैठक बुलाता है, ठीक है, यानी कि बुलाता है, ध्यान से सुनना, केवल इतना आप यहाँ पे एक लाइन में समझ लेना। तो जो लोकसभा यानी दो सदन है, एक आपका लोकसभा है, एक आपका राज्यसभा है, इन दोनों सदनों के जो सदस्य के जो बैठक बुलाता है वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। लेकिन घुमा के जब अगर कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकसभा की बैठक जो बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो कौन करता है? आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? आपके वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। समझ रहा नहीं? तो ये बातें समझिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 110 हमारा क्या कहता है? 110 में क्या है? धन विधेयक। इसको ऐसे नोट करिएगा, 110 में क्या है? धन विधेयक है। इसमें केवल ऐसे लिख देना, धन विधेयक को क्या किया गया है? धन विधेयक परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, परिभाषित किया गया है। ठीक है, 110 में किया गया है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आगे चलते हैं 111 में क्या है? 111 में अगर हम एक लाइन में पढ़ेंगे तो 111 जो हमारा कहता है वो वीटो पावर की शक्ति कहता है। वीटो पावर की शक्ति। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि बताना भैया वीटो पावर की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताओगे? वो 111 बताओगे। तो कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि भैया ये वीटो पावर की शक्ति क्या होती है ना? कुछ लोग वीटो पावर की शक्ति का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के पास जब लोकसभा और राज्यसभा का जो विधायी या कानूनी प्रक्रिया का जो संदेश जाता है, तो उसमें क्या करता है कि वीटो पावर की शक्ति का प्रयोग किया जाता है कि वो क्या करे, चाहे वापस ले। वैसे तो आप देखिएगा वीटो पावर की शक्ति आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वह उस पे कुछ अपनी बात भी रख सकता है, उसको वापस भी भेज सकता है, उस पर ना भी कुछ बोल सकता है। जैसे आपका वीटो पावर क्या है, क्या नाम है आपका, निलंबन वीटो पावर है, जेबी वीटो पावर शक्ति है। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि वीटो पावर की शक्ति आपके 3 प्रकार की होती है, जो कि किसके पास निहित है? वो राष्ट्रपति के पास निहित है। ध्यान से सुनिएगा। आगे चलते हैं। 112 क्या कहता है? 112 कहता है बजट पेश कर सकते हैं, यानी जो बजट पेश करने की शक्ति होती है संविधान के तहत, तो वो किसके पास? बजट पेश करने की जो शक्ति होती है, यानी कि बजट पेश हम कर सकते हैं। बजट पेश हम क्या कर सकते हैं किसके अनुसार? 112 के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? बजट को पेश कर सकते हैं। ये अनुच्छेद हमारा क्या कहता है? 112 कहता है। ठीक है बाबू, ठीक है, सोना पढ़ लो,
पढ़ लो बाबू। देख रहे हैं रात का आज 1 बज रहे हैं, ठीक है। रात में आज अभी जिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं ये रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना दिन है ना हमारे लिए रात है, यानी कि जो हमारे संघर्ष है, जो हमारी संघर्ष की जो हमारे लक्ष्य है, जो हमारे टारगेट है, वो तो हमको पढ़ना है, वो तो हमको अचीव करना ही करना है। अपने माँ बाप के अपने सपने, अपने दिल के ख्वाबों को क्या करना है, पूरा करना है ना, है ना बाबू। पूरा करना है, नहीं करना है तो पढ़ना पड़ेगा ना, हमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई मतलब नहीं, पढ़ना है, करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बजट पेश कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 123 ध्यान देने का, 123 क्या कहता है, 123 क्या कहता है, 123 ये कहता है कि जब संसद का सत्र सही तरीके से नहीं चल रहा होता है, ठीक है, यानी कि जब संसद का सत्र सही तरीके से नहीं चल रहा होता है तो उस समय क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अब आपसे यही पूछेगा कि भैया अध्यादेश कौन जारी करता है, अध्यादेश कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत, 123 अनुच्छेद के तहत जारी करता है, जब संसद का सत्र सही तरीके से नहीं चल रहा होता है, ठीक है, अवकाश की बात आती है, तो उस समय राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है कि वह क्या कर सकता है, अध्यादेश को जारी कर सकता है, ठीक है। ध्यान देना, आगे चलते हैं। 124 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 124 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान से सुनना, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, वो अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। समझ आ रहा ना बाबू, ठीक है। ये चीजें आप देख रहे हैं, तो जितना अनुच्छेद ये बता रहे हैं ये कहीं कहीं एग्जाम में आए हैं, 1 डे से लेके आपके बड़ी परीक्षा तक, ठीक है। तो जल्दी से इसकी शॉर्ट लीजिएगा, जल्दी से लीजिएगा। जल्दी से लीजिएगा, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आगे चलते हैं, यहां से मिटा देना। चलिए, और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसकी बात करते हैं। अनुच्छेद आपका हो जाएगा 148, 163, 213, 214, उसके बाद आ जाएगा 243, 315, 326, 351, 352, 356 और 368, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, यह भी अनुच्छेद आपको जो मैंने यहां पे लिखा है, ये भी अनुच्छेद क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम जान लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, 148 के। 148 जो कहता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसमें 148 में क्या है, तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। यानी कि भारत देश का जितना लेखा जोखा होता है वो कौन संभालता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। यानी कि जितना लेखा जोखा किया जाता है भारत में, तो वह कौन देखता है, महालेखा परीक्षक देखता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद है, कोई भी काम संविधान के तहत ही तो की जाती है, तो वो किसके तहत हो जाएगा, ये 148 के तहत। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव, 163, राज्यपाल के कार्यों में सुझाव, ठीक है। राज्यपाल के कार्यों में सुझाव भी कर सकते हैं और इसके कार्यों में क्या कर सकते हैं, एवं सहायता भी कर सकते हैं। ध्यान देना, 163 क्या कहता है,
63 में वैसे मैंने राष्ट्रपति के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे भी आपका क्या है, राज्यपाल से है। 163 क्या है, राज्यपाल के कार्यों में सुझाव एवं सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कौन करता है? देखिएगा, हर एक राज्य में आपके राज्यपाल होता है। राज्यपाल के तहत मंत्रिपरिषद भी होता है और आपके मुख्यमंत्री भी इसके ऊपर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कार्यों में जो ये दोनों में बात कर रहा हूं, जो मंत्रिपरिषद है या मुख्यमंत्री होते हैं इनके समझ, तो वो क्या कर सकते हैं, इनके कार्यों में सुझाव कर सकते हैं, इनके कार्यों में सहायता कर सकते हैं, लेकिन किसी कार्य को करने के लिए बाध्य ये सब नहीं कर सकते हैं। जो मंत्री, राज्य में मंत्रिपरिषद होता है और जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो किसी कार्य को बाध्य इनके द्वारा नहीं कराया जा सकता कि यह आप काम करिए। ठीक है, तो ये ध्यान रख दीजिएगा, राज्यपाल के कार्यों में सुझाव एवं सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद किसका सहारा? 163 के सहारा लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 213 क्या होता है? 213 में राज्यपाल अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश। देखिएगा, एकदम सेम बात यहां पे भी आ गई, यानी कि जैसे मैंने अभी बात किया था कि जब संसद का सत्र सही तरीके से नहीं चल रहा होता है, तो उस समय जो राष्ट्रपति होता है क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत? अभी मैंने जस्ट बताया था 123 के तहत। तो उसी तरीके से राज्य में भी यही कंडीशन लागू होता है कि जब राज्य में यही स्थिति पैदा होती है, राज्य का जो कारोबार सही तरीके से नहीं चलता है, तो उस समय राज्यपाल भी क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। वहां पर 123 था, लेकिन यहां पर एक इधर आ गया है, 2 इधर आ गया है। ठीक है, तो 123 यहां भी है। 123 में 1 2 3 जो गिनती आती है, तो यहां भी 1 2 3 है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे करके। तो ध्यान दीजिएगा, एक कोटेशन थोड़ा सा याद करिएगा, ये याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 214 क्या कहता है? सभी राज्यों के लिए, 214 अनुच्छेद क्या कहता है? सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। ठीक है, 214 क्या कहता है? सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन। सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 214 कहता है। ये एग्जाम में, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आगे चलते हैं। 243 देखिएगा, 243 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका पंचायत और नगर निगम, ठीक है, इसमें पंचायत और नगर निगम का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। पंचायत और नगर पालिका क्या किया जाता है? यहाँ पे गठन किया जाता है। तो इसमें जो होता है, इसमें आपका पंचायत एवं नगर पालिका का गठन होता है। ठीक है, किसमें? 243 में। इसमें पंचायत और नगर पालिका का गठन होता है 243 में। आगे चलते हैं। 315 क्या कहता है? ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जाता है। संघ एवं राज्यों के लिए, देखिएगा, संघ एक बार फिर से आ गया है। तो संघ की जहां भी अगर बात आएगी, तो संघ का क्या मतलब होगा? केंद्र होगा। यानी संघ एवं राज्यों के लिए एक आयोग का क्या किया जाएगा? गठन। ठीक है, यानी संघ एवं राज्यों के लिए एक आयोग का, वह आयोग कौन सा होगा? सेवा आयोग। ठीक है, वह कौन सा आयोग होगा? सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, गठन किया जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत। ये एग्जाम में, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 326 क्या कहता है? 326 हमारा क्या कहता है? 326 ये कहता है, लोकसभा या राज्यसभा में जो चुनाव होता है, उसमें एक वयस्क मताधिकार का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में वयस्क मताधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। या किस अनुच्छेद के तहत? 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी कि जो लोकसभा, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा सारा यहाँ मिस्टेक हो रहा है। लोकसभा एवं विधानसभा, ठीक है,
लोकसभा एवं विधानसभा का जो चुनाव होगा वो एक वयस्क यानी कि जो एज रखी गई है, ठीक है, वो उस एज के तहत क्या होगा, आपका चुनाव होगा। 18 साल एज रखी गई है ना। लोकसभा एवं विधानसभा का जो चुनाव होगा वो क्या होगा, वयस्क मताधिकार, ठीक। लोकसभा एवं विधानसभा के वयस्क मताधिकार का क्या होगा, चुनाव होगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 351 क्या कहता है, देखिएगा 351 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जो हमारा हिंदी है, हिंदी भाषा का क्या किया जाए, विकास किया जाए, ठीक है। ये अनुच्छेद 351 क्या कहता है, आपका यही कहता है कि संघ का कर्तव्य यह होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार एवं उत्थान करे ताकि भारत में क्या हो जाए, यानी कि संघ का ये कर्तव्य होगा, संघ का यानी केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाए, यानी हिंदी भाषा का विकास किया जाए। ये किस आर्टिकल के तहत, 351 के तहत हिंदी भाषा का विकास किया जाए, या किसका कर्तव्य होगा, बताना भैया, किसका कर्तव्य होगा, संघ का, यानी केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का क्या किया जाए, विकास किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। 352, 356, 368 यह अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ही एग्जाम में पूछा गया है कि यह अनुच्छेद कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम 352 की बात करते हैं तो आपातकालीन की स्थिति की बात होती है, ठीक है। देखिएगा आपातकालीन, एक ही शब्द में हम आपको सारी बातें समझा देंगे। यह आपातकालीन का शब्द का जो मतलब होता है, ध्यान से सुनना। आपातकालीन जो होता है, अनुच्छेद 352 में आपातकालीन कहा गया है, ठीक है। आपातकालीन का मतलब होता है जब भारत में एकाएक कोई घटना घट जाए, एकदम व्यवहारिक बातें आपको समझा रहा है। जब भारत में एकाएक कोई घटना घट जाए, चाहे वो भारत में आतंकित से संबंधित कोई बात हो या भूखमरी से संबंधित कोई बात हो, यानी कोई आपात स्थिति आ जाए, तो उसी को ही क्या कहते हैं, आपातकालीन स्थिति। वो अनुच्छेद किसमें है, 352 में। तो अब आपसे क्वेश्चन एक वनडे एग्जाम में और बनेगा कि अभी तक भारत में कितनी बार आपातकालीन लगा है, तो कितनी बार आपका लगा है, आपका 3 बार, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपातकालीन कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। यानी कि कहने का मतलब जब एकाएक घटना कोई भारत में हो जाए, भूखमरी हो जाए या बाढ़ आ जाए या बाहर का कोई आक्रमण हो जाए या युद्ध हो जाए, तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो किस एक्ट के तहत आपातकालीन लगता है, आपका 352 के तहत आपातकालीन लगता है। हो गया ना। 356 ध्यान दीजिएगा, 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन। जब यहां पे देखिएगा राष्ट्रपति शासन, 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगाया जाना चाहिए, तो ध्यान देना, पहले यहां पर हम लिख देते हैं यहां पर कि 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे कि जैसे हम लोग यूपी से हैं, तो यूपी का मतलब यही होता होगा कि भैया यहाँ पर जब अखिलेश की सरकार रहती थी तो विपक्ष के जो भी भाजपा की सरकार या मायावती की सरकार, तो बार बार यही कहा जाता था कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि इनके कार्यकाल में तमाम प्रकार के क्या हो रहे हैं, आपके दंगा हो रहे हैं, महिला का हो रहा है सशक्तिकरण, हो तो तमाम प्रकार की चीजें, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। तो इस तरीके से यानी कि इनकी सरकार में जो सरकार है पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इस तरीके की अगर कंडीशन होती है, कोई भी सरकार हो, आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो यहाँ पर जो विपक्ष लोग हैं बार बार राज्यपाल से आग्रह कर रहे हैं कि राज्य में क्या कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। समझ में आ रहा है, इसलिए कि भैया योगी की सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है, तो कहने का मतलब ये पूरी तरीके से इनकी कानून व्यवस्था चरमरा गई है, महिलाओं पर लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। यानी कुल मिला जुला के अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उस समय क्या किया जाता है कि तमाम जो विपक्ष के लोग हैं राज्यपाल से क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं कि राज्य में क्या कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो कहने का मतलब अब आपसे 2-3 प्रश्न और पूछेगा कि अभी तक भारत में कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक आपसे बनता है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहां लगा था, एक पूछा जाता है कि राष्ट्रपति सबसे अधिक समय तक कहां पे लगा, ठीक है। तो सबसे अधिक समय तक कहां पे लगा राष्ट्रपति शासन, यूपी में,
कहां पे लगा? यूपी में लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान संशोधन 368, संविधान संशोधन, ध्यान देना। तो कहने का मतलब अगर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं ना, संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उन अनुच्छेद को हम हटा नहीं सकते हैं, उन अनुच्छेद में हम क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद में हम संशोधन कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। यह अधिकार कौन देता है? 368 अनुच्छेद देता है। ये बातें समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब, अब देखिएगा, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें तब कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आज संविधान में संशोधन होते 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 444 प्लस आपके अनुच्छेद हो गए हैं संविधान में। तो कहने का मतलब संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं किसके तहत? 368 के तहत। ये बातें समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब तमाम प्रकार की चीजें देख रहे हैं। जितना मैंने यहाँ पर लगभग आपके 25 से 30 से 35 अनुच्छेद मैंने यहाँ पर आपसे जिक्र किया, उनके अंदर की बातें आपको बताई। बस आपको कुछ नहीं करना, ये 30 से 32 मिनट का जो वीडियो मैं यहाँ से बना रहा हूँ, आप एक बार इसको केवल आप देख लीजिए कि दिमाग में आपके क्लिक कर जाए। ये 30, 35, 40 अनुच्छेद जान लीजिए, आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण लाइन होगी। समझ रहा? ये बातें अगर आपको समझ लेंगे ना तो जान लीजिए कि आपको इस समस्या एग्जाम में आने वाली नहीं है। समझा? तो सुनी बातें, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सुनी बातें हमेशा याद होती है, पढ़ी बातें लगभग भूल जाती है। तो आपको मैं सुना रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो सुनी बातें हमेशा आपके दिमाग में क्या होगी? क्लिक होगी। आपके दिमाग में ऑप्शन आएगा तो लगेगा कि मैंने यहां से कुछ बताया है, तो यहां से तरोताजा करके जाइए। संविधान में अनुच्छेद से 1-2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। तो ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से आप पढ़ते लेंगे लगातार, हम आपके साथ हैं, हम आपके संघर्षों में साथ हैं। तो इसी तरीके से मैं आपके पास खड़ा हूं कि आप कोई भी काम आप करिए, बस एक शेड्यूल से एक नोट्स को बनाते चलिए। एक एक चीज मैं हर एक टॉपिक से कोई ना कोई, चाहे हिंदी से हो चाहे जीएस हो, एक एक टॉपिक जो दे रहा हूं, आप पेपर दे के आना। फिर आप मिलते हैं, फिर यही मैं पेपर लूंगा और आप वहां होंगे। फिर हम लोग क्या किया जाएगा? मिलाया जाएगा। बताऊंगा कि किस डेट को मैंने कौन कौन सी चीज कब कब यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर आगे आपको एक अच्छे बेहतरीन टॉपिक से मिलेंगे। ठीक है, तो रात भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, लगभग 1:30 बजने को है। कोई बात नहीं, संघर्ष हम लोग करते रहेंगे, पढ़ना है, आगे बढ़ना भी है, सपनों को साकार भी करने हैं। ठीक है, तो आज के इतना ही, बाकी अलग टॉपिक से आपको मिलते हैं। ठीक है।